रितु खंडूड़ी ने किया विधानसभा का औचक निरीक्षण। सभी अनुभागों में गई विधानसभा स्पीकर, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का बयान, पीएम मोदी और सीएम धामी के कामों से जनता प्रभावित, इसलिए बीजेपी की सदस्यता लगातार ले रहे कई पंचायत प्रतिनिधि। जसपुर के सरकारी केंद्रों में धान खरीद शुरू, किसानों से शुरू की गई अनाज की खरीदारी, प्रशासन द्वारा बनाए गए 20 केंद्र। देहरादून में कम हो रहा डेंगू का प्रकोप, 800 केस में से 351 मरीज हो चुके ठीक, 194 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। और किच्छा में की गई युवक की निर्मम हत्या, जंगल से शव किया गया बरामद, पुलिस कर रही हत्या के मामले की जांच। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी अनुभागों, अधिकारियों के कार्यालय कक्ष, सभागारों सहित समितियों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सुझाव देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में 1 अक्टूबर से सरकारी केंद्रों पर धान खरीदी शुरू हो गई है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए 3 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पूरे जसपुर में इसके लिए 20 केंद्र बने हैं। किसान अब निजी काश्तकारों और राइस मिलों को छोड़कर सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि निर्धारित मूल्य 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। क्रय केंद्रों पर इस बार 70,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। होता हुए 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक 2023 तक चलेगा। इस बार जो धान खरीद का हमारे यहाँ पे 3 सेंटर लगे हुए हैं, मंडी में ही खाद्य विभाग के 3 क्रय केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें टोटल टारगेट हमारा 70,000 क्विंटल का दिया गया है। जसपुर पूरे ब्लॉक में 20 सेंटर लगे हुए हैं, 20 क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पे की धान खरीद चालू हो चुकी है। पिछली बार की अपेक्षा कॉमन पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है और ग्रेड ए पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है। 2040 कॉमन का रेट है और 2060 धान ग्रेड ए का रेट है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस देश में भी अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ सभी वर्गों को मिला है। तो देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस देश भर में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूं तो हमेशा स्वास्थ्य उपकरणों की कमी खलती रहती है, लेकिन इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सुधीर कन्याल की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद अस्पताल की हालतों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। वहीं यहां मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ ही अस्पताल के प्रति क्षेत्रीय लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोग डॉक्टर कन्याल के कार्यों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। से कालाढूंगी जो अस्पताल है उसमें काफ़ी सुधार आया है। यहाँ पर डॉक्टर सुधीर कन्याल जो हैं, उनके प्रति लोगों में काफ़ी विश्वास है
और ज़्यादातर मरीजों जो पहले अस्पतालों में मरीज जो हैं नदारद रहते थे, आज काफ़ी संख्या में मरीजों का आना जाना बढ़ा है। लगभग रोज जो है 200 मरीजों के करीब जो है आते हैं अस्पताल में और उन्हें दवाएं वगैरह जो हैं मिलती हैं, साथ ही जो जांचें हैं वो भी हो रही हैं अस्पताल में। पूर्व में देखा जाए तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत हालत खराब थी, लेकिन वर्तमान में माननीय विधायक श्री बंसीवत के प्रयासों से वहाँ पर बहुत ही कार्य हुए हैं और वर्तमान में बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन का भी जहाँ तक ख्याल है 2-3 महीने के अंदर में हो जाएगा। विधायक जी के प्रयासों से इस अस्पताल की बहुत दशा सुधार हुई है और आगे भी इस अस्पताल की दशा का सुधारने का कार्य किया जाएगा। अब वर्तमान में वहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो भी जनता की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, जनता उन पर विश्वास करिए, क्योंकि हमेशा वो जनता के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये लगभग 8 महीने पूरे हो गए इस हॉस्पिटल में। मतलब 150-200 पेशेंट है, 150 से 200 पेशेंट पर डे इस हॉस्पिटल में। हाँ, दवाइयाँ हैं अंदर, जितनी जो हैं, जो बेसिक दवाइयाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में किसान पराली नहीं जलाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जिला अधिकारी के नाम एसडीएम राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने पराली जलाने की अनुमति देने की मांग की है। असल 1-2 धानों की तलाई वो तो कह रहे हैं एसडीएम साहब के शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ खटीमा और सदारगंज में शुरू होगी कल परसों की, और यहाँ आज हुई है, इसलिए हम आए थे। वो कह रहे वो धानों की तलाई शुरू हो गई है, चलो ये तो अच्छा हो गया। बाकी रही पराली की बात, पराली जो है उधर धान कट गया, अभी एकदम ऑर्डर पता नहीं कहाँ से आ गया डीएम साहब का, वो कि ये पराली नहीं जलाएंगे। पराली नहीं जलाने किसान क्या करेंगे? खेत बिल्कुल नहीं जोतता बगैर पराली के जलाए के। यहाँ तो हमें मशीनें दें जो पंजाब में दी हुई हैं मशीनें, या हमें सब्सिडी दे, दोगुना तेल खर्च होता है उसमें अगर नहीं पराली जलाते तो। किसान का भला तभी होता है पराली जलाने में, नहीं तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो हमने ज्ञापन दिया है, तो वैसे तो डीएम साहब ने कह दिया कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर नगर में विभिन्न मांगों को लेकर नौजवानों ने युवा महासंग्राम रैली निकाली। इसके बाद युवाओं ने तहसील परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। युवाओं का कहना है कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए। युवाओं ने कहा कि अगर मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लगातार पूरे प्रदेश में महिला उत्पीड़न किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड कहें या जगदीश हत्याकांड, ये लगातार बीजेपी के लोगों का इन हत्याकांडों में होना और पूरे प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों का जो खुलासा हो रहा है, उनमें जो घोटाला साबित होते आ रहा है, इसमें लगातार ही कहीं न कहीं बीजेपी का संलिप्त होना पूरे उत्तराखंड को समस्या करने वाली घटना है, जिसके विरोध में आज यहाँ पर सभी युवाओं ने और सभी संगठनों ने मिलकर एक सामूहिक जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसमें हम सब की ये मांग है कि जल्द से जल्द इन सब घटनाओं पे, इन सभी भर्तियों और जो ये हत्याकांड हुए हैं उन पे सीबीआई जांच कर जल्द से जल्द न्याय। कोटद्वार में नगर निगम ने व्यापारियों के 2 ओवरलोड ट्रक पकड़ लिए हैं, जिसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। वहीं नगर निगम के दफ्तर में ताला जड़ दिया। व्यापारियों ने उपजिला अधिकारी को भी धमकी दी। व्यापारियों का कहना है कि निगम ने जबरन ट्रक को पकड़ा है, जब तक ट्रकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक जाम लगा रहेगा। मैंने पहले बताया जो कार्रवाई जिस तरह से की जानी है उसी स्तर के अधिकारी को इसमें लगाया जाए, ज़्यादा उचित रहेगा। और इसमें दोनों स्तर से अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। अगर वास्तव में गड़बड़ियाँ हैं, गलत तरीके से काम किया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो भी उसका परिणाम होगा उसको भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा इन दिनों अपने अंतिम पड़ाव पर है। विजयदशमी के पावन पर्व पर शीतकाल में चारधाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। अन्नकूट पर्व यानी 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट, भाई दूज को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इस साल 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
विजयदशमी के अवसर पर कपाट बंद होने की प्रक्रिया होती है और तिथि निश्चित की जाती है। इस वर्ष केदारनाथ धाम जी के जो कपाट है वो 26 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर प्रातः 8 बजे करीब बंद होंगे और बद्रीनाथ जी के कपाट 19 नवंबर को अपराह्न 3:30 बजे के लगभग बंद होंगे। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण के कारण जो सभी धाम है उन धामों में कपाट पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हवन यज्ञ इत्यादि पूजन के उपरांत ही कपाट खुले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के बीच एमओयू होना है, लेकिन तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि तिरुपति बालाजी और केदारनाथ मंदिर में बड़ा अंतर है। जहां केदारनाथ मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं तिरुपति बालाजी मैदानी क्षेत्र में है। ऐसे में तिरुपति बालाजी एक्ट को केदारनाथ धाम में लागू किए जाने का तेजी से विरोध किया जाएगा। जो मंदिर है इसके एक्ट का कॉपी करके केदारनाथ में लाया जाएगा और उसी के तर्ज पर केदारनाथ का जो मंदिर है, केदारनाथ की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलेगी। तिरुपति और केदारनाथ में बहुत ज़्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तिरुपति का एक्ट केदारनाथ से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा और ना ही हम लोग जो है इसको होने देंगे। इसका हम लोग देवस्थानम जैसा ही विरोध करेंगे। तीर्थ पुरोहित बहुत विरोध करेंगे और जोरदार विरोध करेंगे। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में जंगल से एक लापता युवक का शव बरामद किया गया है, जिसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस टीम ने शव पीएम के लिए भेज दिया है और डॉग स्क्वाड से घटनास्थल की छानबीन की। वहीं आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आके देखो घर पे है नहीं, तो हमने सोचा आ जाएंगे। रोज आज आ ही जाते हैं, रात बीत गया, दिन में भी नहीं आया और आज एक दिन हो गया, पूरा 2-3 दिन हो गया आज नहीं आए। हमने ये देखा, ढूंढते ढूंढते गए तो देखा ऐसा पड़ा हुआ है, कटा हुआ है। ये देख शंभू नामक व्यक्ति का बॉडी हम लोगों को बरामद हुआ है। परसों से ये गुमशुदा थे, तो इनकी सूचना आज सुबह ही थाने पर आई, तो पुलिस और परिजन साथ में तलाश कर रहे थे। तो ये बॉडी अभी मिली है। फिलहाल इस पे कुछ गहरे चोट के निशान है। तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, एफएसएल टीम को बुलाया। मौके से हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और सारे एंगल पे इसमें काम किया जाएगा और जल्द से जल्द इसका खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ पिछले 72 दिनों से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन श्रमिकों का जारी है। वहीं 11वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिकों के इस आंदोलन में पूर्व विधायक नवीन दुमका ने आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ सबका समर्थन मिल रहा है। इसमें सेंचुरी वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष डीएल सुआल, कई ग्राम प्रधानों सहित किसानों, मजदूरों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में प्रबंधन को श्रमिकों की समस्या का समाधान करना ही होगा, नहीं तो सेंचुरी मिल को इस पूरे मामले के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। श्रमिकों के, किसानों के हितकारी लोग प्रारंभ से यहाँ पर समर्थन दे रहे अपना। ये 72वां दिन है। इस समर्थन को और तेज धार देने के लिए, इसको व्यापक करने के लिए, इसको भविष्य में जन आंदोलन में बदलने के लिए मैं भी आज यहाँ पर 10 बजे से 4 बजे तक धरने में हूँ। कल भी बैठूँगा। बहुत सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गौला संघर्ष समिति के लोग, किसान नेता, कोऑपरेटिव सेक्टर के नेता, अन्य समाज से अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए और इस आंदोलन को समर्थन दिया। सेंचुरी मैनेजमेंट अगर जिससे नहीं हटता है और इनकी बात को सुन करके कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं निकालता, तो हम सबके अनुभव एकत्रित होकर के सेंचुरी मैनेजमेंट को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
राजधानी देहरादून में डेंगू के केस में लगातार कमी देखी जा रही है। हाल ही में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन अब देहरादून में डेंगू की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अब तक डेंगू के कई मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। हालांकि नगर निगम डेंगू के खिलाफ लड़ने की पूरी व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है। मामलों को लेकर मुख्य चिकित्सक मनोज उप्रेती का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं देहरादून के क्षेत्रों में नगर निगम विभाग के द्वारा फॉगिंग भी की जा रही है। देहरादून में अगर देखें शहर में तो यहाँ पर रिस्पना के आसपास राजीव नगर, अपर राजीव नगर और उससे लगता हुआ जो नेहरू कॉलोनी वगैरह है, इस इलाके में ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे थे। तो पिछले लगभग 4-5 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि इन केसेस में कुछ कमी आ रही है। जो केसेस लगभग 50 से ऊपर जा रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि लगभग 30-35 केसेस जो हैं दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो कि अच्छी बात है। और इसको देखते हुए हमारे जो नगर निगम से हैं टीम और हमारे आशा वर्कर्स की जो टीम है और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, ये सब मिल कर के कार्य कर रही हैं। और जहाँ जहाँ पर लार्वल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उन जगहों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन तरीके से काम हो रहा है सोर्स रिडक्शन का। ये लोग वहाँ पर जाते हैं, फॉगिंग का कार्यक्रम होता है। बसपा का आपसी घमासान अब आरोपों तक पहुंच गया है। मंगलौर बसपा विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी ने नगरपालिका चेयरमैन दिलशाद अहमद और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नगरपालिका में भारी भ्रष्टाचार मचा रखा है। भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने काफी संपत्ति भी अर्जित कर ली है। वहीं मंगलौर चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद ने बताया कि विधायक के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जितनी संपत्ति हमारे पास पहले थी, उतनी ही आज है। हूँ माननीय विधायक जी के स्टेटमेंट से कि आखिर मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसमें माननीय विधायक जी इतने भड़के हुए हैं। वो हमारी ही पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। आज वो हमें इतनी बड़ी बात कहने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी भाषा में इतना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनको मैं दोहराना भी नहीं चाहता। मेरी ज़मीन अगर कहीं होगी तो वो मेरी ज़मीन अब से 10, 12, 15 साल पहले ख़रीदी हुई होगी। मेरे पास अभी हाल की ख़रीदी हुई कोई ना ज़मीन है। कोई सफाई नहीं होती, कोई जब नाले में सफाई नहीं होती तो बच्चा उसमें गिरा और मर गया। बिल्कुल नगर पालिका में चेयरमैन चोर है, लुटेरा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए मैं मिलूँगा इस बात में और उनके सामने जो है सारी समस्याएं रखूँगा। मैं नगर विकास मंत्री से भी मिलूंगा और ये सारी समस्याएं जो है उनके भी सामने रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगलौर में भ्रष्टाचार खत्म हो तो इस पर एक्शन लो। धरना प्रदर्शन भी करूंगा और इनकी जांचें भी कराऊंगा। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा पर्वत पर आए हिमस्खलन के बाद राहत बचाव का कार्य जारी है। आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक हिमस्खलन की चपेट में 63 लोग आ गए थे। हिमस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 ट्रेनी और 2 प्रशिक्षक शामिल हैं। आपदा कंट्रोल रूम ने अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। वहीं अभी भी 26 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लौट रहे थे सुबह, तो लौटते समय जो है 8:45 पर जो है वो हिमस्खलन की चपेट में आ गए। 26 प्रशिक्षणार्थी हमारे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और 26 जो है अभी हमारे पास मिसिंग है उस पर। और बाकी जो है 2 की जो है बॉडी जो है प्राप्त होने की सूचना मिली है हमको। और बाकी जो 9 इंस्ट्रक्टर हैं उसमें से 7 इंस्ट्रक्टर हमारे सेफ है और 2 जो है डेड बताए जा रहे हैं उसमें। 14 लोग जो हैं हमको हेली से जो है, जो हमारा वायुसेना का वहाँ पर हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, तो वहाँ से हम उसको जो है मालती बेस कैंप जो है वहाँ पे सुरक्षित ले आए हैं। वहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन, ITBP, NDRF, SDRF और जो भी जो है सेना के जवान हैं वो लगातार अपना मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई ऐसा इश्यू वाली प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे।
बीरोखाल बस हादसे में घायल हुए लोगों का कोटद्वार अस्पताल में इलाज जारी है। इस दौरान घायलों का हालचाल जानने सीएम से लेकर कई नेता और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। इस बीच अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएम के जाने के बाद अस्पताल से सभी डॉक्टर नदारद हो गए। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने जब ये हाल देखा तो तुरंत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को फोन किया, लेकिन कई बार कॉल नहीं उठाने पर उन्होंने चिकित्सा सचिव को अस्पताल की स्थिति बताई। है और इस एक्सीडेंट में अब तक जो मेरी जानकारी है, मैंने जानकारी प्राप्त की, 21 लोगों की डेड बॉडी जो है रिकवर हो चुकी है। शेष अभी क्योंकि बहुत गहरी खाई में बस गिरी है, अब कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई जब पूरा रेस्क्यू हो जाएगा तो पता चल पाएगा। लेकिन अस्पताल में जब मैं यहाँ पर आया और जैसा लोग कह रहे हैं कि मुझसे पूर्व जब मुख्यमंत्री आए थे और अस्पताल की इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग है, कोई डॉक्टर नहीं है, इससे गंभीर विषय दूसरा क्या हो सकता है। सीएमएस को फोन मिला रहे हैं, सीएमएस फोन नहीं उठा रहा है। अरे जब मुख्यमंत्री आ गए तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए था कि यहाँ पर डॉक्टर है या नहीं है, और अगर हमारा डॉक्टर्स की कमी है तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति में हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से आप देहरादून से या एम्स ऋषिकेश से डॉक्टरों को जो है यहाँ बुला सकते थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आए और आके चले गए, इतिश्री कर गई। इससे पता चलता है कि जब कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी बदहाल स्थिति में है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो भगवान भरोसे हम जीते हैं। नगर लोहाघाट की रामलीला इस बार 122वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। वहीं रामलीला में दशहरे पर राम रावण युद्ध का सुंदर मंचन किया गया, जिसके बाद बुराई के प्रतीक रूपे विशाल रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि शुरुआत में पूर्वजों ने लकड़ी के छिलके जलाकर उसके उजाले में रामलीला मंचन करना शुरू किया था। वहीं उस जमाने में वाहन सुविधा न होने के बावजूद भी लोग देर रात तक रामलीला देखने के लिए लोहाघाट पहुंचते थे। उसके बाद लालटेन और पेट्रोमैक्स के उजाले में रामलीला का मंचन हुआ और अब आधुनिक युग में लाइटिंग के बीच रामलीला का शानदार मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के हजारों लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। आगे बढ़ेंगे। लालढांग में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के साथ बस हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि पौड़ी में खाई में गिरी बारातियों से भरी बस में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल हुए, जिनका कोटद्वार बेस अस्पताल में इलाज जारी है। है आज मैं सोचता हूँ कि एक ही परिवार के बहुत सारे लोग, क्योंकि जब शादी होती है तो ज़्यादातर एक ही परिवार के लोग, रिश्तेदार, और एक एक परिवार से 3-3 4-4 लोग आज खो दिए हैं और बहुत ही दुखद घटना है। मैं सोचता हूँ मैं भी जिस लड़के के साथ उसकी माँ को मिल के आया हूँ। जो घायल हैं उनके इलाज पे पूरा सरकार ध्यान देना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल कोटद्वार। इन परिवारों को पूरी सहायता हर तरह से सरकार को करनी चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।